वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस 2023 में आए हुए सी सेट प्रश्नों को हल करेंगे। जो सी सेट का पेपर होता है उसमें कुल 100 प्रश्न आते हैं। तो 100 प्रश्न में से इसमें जो पहला वीडियो का पार्ट है, ये पार्ट जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसमें 1 से 50 तक के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और प्रश्न संख्या 51 से 100 तक ये एक अन्य वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दिया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इसमें, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। इसमें आपको देखना है कि किस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। देखिए सुनो सुनो वह गा रही, यहाँ पर 2 बार कॉमा का प्रयोग किया गया तो ये गलत हो जाएगा। आगे है राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। देखिए राम लक्ष्मण, यहाँ पे विस्मयादि बोधक विराम का प्रयोग हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। आगे राम नरेश गोबर गणेश है, ये एकदम सही है ना। आगे जब देखिए ये सही हो गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप चेक कर सकते हैं क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, प्रश्नवाचक चिन्ह, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य। देखिए वाच्य 2 प्रकार का होता है। अगर वाच्य की बात किया जाए ये 2 प्रकार का होता है, एक कर्तृवाच्य और दूसरा कर्मवाच्य। जो कर्तृवाच्य होता है इसमें कर्ता प्रधान होता है और जो कर्मवाच्य होता है उसमें कर्म प्रधान होता है। जिलाधिकारी ये कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया गया, मतलब ये इसमें कर्ता प्रधान है तो इसमें कर्तृवाच्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया। देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सार्वनामिक विशेषण एक ऐसा विशेषण होता है जिसमें सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आता है और उसकी विशेषता बताता है। देखिए कोई भी सर्वनाम रहेगा वो संज्ञा से पहले आएगा और उसकी विशेषता बताएगा। देखिए यहाँ पे सर्वनाम है लेकिन इसके बाद में संज्ञा नहीं, मतलब सार्वनामिक विशेषण ऐसे रहेगा, पहले ये संज्ञा है, संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम रहेगा और ये सर्वनाम क्या करेगा, इस संज्ञा की विशेषता बताएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सर्वनाम है लेकिन संज्ञा नहीं है तो ये गलत हो गया है ना। वहाँ सैकड़ों लोग, देखिए ये आपका क्या है, देखिए यहाँ एक तरीके से मतलब वहाँ है ना, ये आप सर्वनाम इसको मान सकते हैं। ठीक है, मतलब एक जगह के बारे में बता रहा है लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये सैकड़ों वर्ड जो है ये खुद ही मतलब क्या है, एक तरीके से नंबर के बारे में बता रहा है। देखिए 5 लीटर, यहाँ पे नंबर आ गया, ये नहीं हो पाएगा है ना। कोई आदमी आ रहा है, देखिए कोई, यहाँ पे सर्वनाम है, आदमी क्या है, संज्ञा है। अब ये जो सर्वनाम है इस आदमी की विशेषता बता रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, अत्यधिक में कौन सी संधि है। देखिए अत्यधिक में कौन सी संधि, अगर इसकी बात की जाए तो अत्यधिक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा अति प्लस अधिक। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बिल्कुल यड़ संधि। अब मैंने संधि आपको पूरा पढ़ा रखा है। संधि में देखिए जब कभी भी संधि विच्छेद किया जाता है बीच में आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ ये मात्रा मिलता है तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होता है, ए या फिर ओ। अगर ऐसा मात्रा मिलता है तो वहाँ पे आपका गुण संधि होता है। अगर ए या फिर ओ ये मात्रा मिलता है तो वहाँ पे वृद्धि संधि होता है। और इसके बाद ये देखिए आधा अक्षर रहता है, ठीक है, यहाँ पे से त्य है तो यहाँ पे आपका हमेशा यड़ संधि रहता है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए कार्य का होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इसमें से एक अर्थ नहीं है वह है। देखिए प्रभाव की बात करेंगे तो प्रभाव का क्या अर्थ नहीं हो सकता, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए प्रभाव है आपके पास, मतलब आपके पास सामर्थ्य है, ये अर्थ होगा। ठीक, प्रभाव मतलब आपकी महिमा है, आपका प्रभाव है, ये भी सही है। ठीक है, विग्रह, विग्रह का प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है, बाकी प्रभाव है मतलब दबाव भी है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रभाव का विग्रह से कोई मतलब नहीं होता। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, प्रश्न संख्या 7। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। देखिए आकुंचन, आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, प्रसारण का मतलब होता है फैलना, तो ये विलोम युग्म एकदम सही है। ठीक, आगे चेक करते हैं और भी देख लेते हैं। देखिए अल्पज्ञ अवज्ञ, अल्पज्ञ और अवज्ञ नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ठीक, सन्मुख उन्मुख, देखिए ये सन्मुख, ये जो सम्मुख रहता है सम्मुख का उन्मुख होता है तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे जंगम स्थावर, तो देखिए जंगम
जो होता है ना, ये स्थावर शब्द देख के याद है, जंगम और स्थावर बना होता है, तो स्थावर का चंचल नहीं होगा, स्थावर का जंगम होगा, ये भी गलत हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां, निम्न शब्द में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा है? देखिए हेम। अब यहाँ पर शुरू से ही पता चल गया, हेम जो होता है, हेम मतलब सोना होता है ना, तो यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची नहीं रहेगा। तो बाकी आगे के ऑप्शन आप चेक ही नहीं करिए, फिर भी चल जाएगा। बाकी आप चेक करना चाहते तो देख लीजिए। गिरा, बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी मतलब जिसने हाथ में बीड़ा धारण किया। शारदा, वागीसा, ये भी सरस्वती का पर्यायवाची। भारती और वाड़ी, ये भी सरस्वती का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही, मतलब कौन सी लोकोक्ति ऐसी है जो सही है? देखिए, जो बोले जे बोले सो घी को जाए, महाकृपण नहीं है ना, सब टके का खेल है, मतलब पैसा ही सब कुछ करवाता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, मतलब कौन सा शब्द तद्भव? देखिए तद्भव और तत्सम, अगर इसके बारे में बात करें, जो तद्भव होता है, तद्भव कोई भी शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ और उसका स्वरूप बदलते बदलते हिंदी में आया, उसको तद्भव कहते हैं। और अगर संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गया तो उसको तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे आक जो है, आक तद्भव शब्द है, बाकी ये सब अंधकार, आषाढ़, अश्रु, ये सब तत्सम शब्द है। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए शुद्ध वर्तनी कौन सा है? देखिए बारात, बारात नहीं होता है, बारात होता है, ठीक है। कालिदास, कालिदास में छोटे की मात्रा रहेगी, ठीक। बाजार, बाजार इसका बिल्कुल सही। बाकी यहाँ पे बाजार में ना, देखिए ये जो यहाँ पे नुक्ता लगा है ना, ये नहीं रहेगा, ठीक। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है बाजार, है ना। अब यहाँ पर एक पैसेज दिया है, तो पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए पैसेज में क्या पूछा जा रहा है, पैसेज को देखते हैं। निर्देश मतलब 12 से 16 तक ये जो क्वेश्चन है ये पैसेज पर आधारित है। पैसेज क्या है, हम एक राष्ट्र, अच्छा यहाँ पे हर है, ठीक है, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है, मतलब जो भी राष्ट्र संस्कृति के बल पर प्रगति करेगा। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत और आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है, ठीक है, इस लाइन को याद रखिएगा, है ना। और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। इस पूरे पैसेज में संस्कृति की बात की गई है। तो क्वेश्चन क्या, देखिए गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? देखिए राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है। आगे दिया जा रहा है राष्ट्र के विकास में सभ्यता, तो सभ्यता का कोई मतलब यहाँ पे विशेष बात नहीं किया गया। प्रकृति का योगदान, इसकी भी बात नहीं की गई। और राष्ट्र के विकास में परिस्थिति, इसकी भी बात नहीं की गई। तो इसका सही शीर्षक हो सकता है राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। अगला देखिए, अगले प्रश्न पर क्या है, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं, मतलब राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है? तो अभी आपने देखा संस्कृति के बल पे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 14, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? संस्कृति का प्रयोग किया गया था, प्रकृति का प्रयोग किया गया था, संस्कृति का प्रयोग किया गया था, सभ्यता का प्रयोग किया गया था, परिस्थिति का प्रयोग किया गया था। अब प्रकृति का प्रयोग विशेष तौर पे कहीं नहीं किया गया था, है ना। तो ये 3 शब्द आपको देखने के लिए मिला था, संस्कृति, सभ्यता, परिस्थिति, और प्रकृति नहीं मिला। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, आपने पढ़ा था पीछे पैसेज में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सभ्यता और संस्कृति में देखिए, अब यहाँ पे आपने पीछे क्या देखा था, घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर होता है। केवल घनिष्ठ संबंध नहीं होगा, है ना, केवल अंतर है ये भी नहीं होगा, कोई संबंध नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, ऑप्शन नंबर डी। द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि जो द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द है वो नहीं है, मतलब कौन सा शब्द शुद्ध होगा। तो बात करें द्विरुक्ति का, तो द्विरुक्ति वे शब्द होते हैं जिनका मतलब उच्चारण भले ही अलग अलग रहे लेकिन अर्थ एक जैसे है। देखिए अच्छी संगति, है ना, आपकी भौदिया, गजराज, देखिए गजराज मतलब भी हाथी होता है और हाथी मतलब भी हाथी होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे द्विरुक्ति शब्द का देखिए यहाँ पे पूछा अशुद्ध शब्द नहीं, मतलब शुद्ध चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो लोधांती बुंदेली की उपभाषा है, ऑप्शन नंबर ए, 18 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो देखिए हिंदी के विकास में ये मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। जो अवधि है ये अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना, ये सब अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुए, ठीक। अब अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों ये प्लूरल नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, है ना। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सही हो सकता है। देखिए छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो अपने से बड़ों को प्रदान नहीं किया जाता, ये गलत हो जाएगा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस में अशुद्धि दिख रही, तो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में
कि एक शब्द में व्यंजन वर्ण की अशुद्धि, मतलब इसमें कौन सा ऐसा वाक्य जहाँ पे व्यंजन में गलती। तो देखिए जमींदार के पास 2 सिपाही थे, यहाँ पे व्यंजन में कोई गलती नहीं दिख रहा है ना। उससे उसे धोखा देकर लूट लिया गया। देखिए जो धोखा वर्ड है ना, धोखा नहीं होता है, इसको लिखा जाता है धोखा, है ना। तो यहाँ पे व्यंजन की अगर आप त्रुटि देखेंगे तो यहाँ पे क की जगह ख होना चाहिए, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है, क्योंकि तत्सम और तद्भव क्या होता है मैंने शुरू में आप एक्सप्लेन कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो भी बनेगा आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 23। घोंगा बसंत मुहावरे का अर्थ है। देखिए घोंगा बसंत, आप अगर उत्तर प्रदेश से होंगे तो इस शब्द को एकदम अच्छे से जानते होंगे, प्रयोग किया जाता है। घोंगा बसंत का मतलब होता है मूर्ख होना, ऑप्शन नंबर बी। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, देखिए भागीरथी है ना, यहाँ पे भागीरथी या भागीरथ बोला जा रहा है, ठीक है। त्रिपथका, देव नदी है ना, ये सब गंगा के पर्यायवाची। जो रवि तनया है ये सूर्य का पर्यायवाची, सॉरी यमुना का पर्यायवाची। रवि मतलब सूर्य, तनया मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री ये माना जाता है यमुना जी को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ये मैंने डिस्कस कर रखा है डिटेल में। चलिए अब आते हैं, देखिए हिंदी के 25 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे। अगर आप सही से हिंदी को क्लियर करते तो आप हिंदी में से ना 25 में से कम 20 क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर लेते, आपको कोई भी दिक्कत नहीं बनती। चलिए नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 26 to 30 है ना, 26 से 30 तक के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को पढ़ना और उसका उत्तर देना है। वी इन इंडिया हैव आवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम, हम भारत में हम सबके अपने स्पेशल प्रॉब्लम है। नो वन कैन डिनाई, कोई मना नहीं कर सकता। दैट सम ऑफ देम और ऑफ अ सीरियस नेचर एंड मस्ट बी अटैक्ड विद विगर एंड डिटर्मिनेशन, मतलब सबके पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबकी अपनी अपनी सीरियस समस्याएं और उनमें कुछ डिटर्मिनेशन की बात की जा रही है। देखिए आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिफाइंड क्लियरली, मतलब जो हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव इसको क्लियरली डिफाइन किया गया है। वी एम्स, हम मतलब ऐसा उम्मीद रखते हैं या फिर ऐसी कोशिश करते हैं एट प्रोवाइडिंग एवरी सिटीजन विद द बेसिक नेसेसिटीज एंड कंप्लीट फ्रीडम टू लीड अ लाइफ ऑफ हिज और हर ऑन चॉइस, कि मतलब जितने भी नागरिक हैं उनको उनकी स्वतंत्रता के आधार पर उनका जीवन प्रदान किया जाए। वी एम टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हम ऐसी मतलब उम्मीद रखते हैं या फिर ऐसा कोशिश करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बनाया जाए। स्ट्रॉन्ग एंड फ्री ऑफ फ्री इन विच एवरी सिटीजन, मतलब मजबूत और उसमें हर नागरिक स्वतंत्र रहे। आगे इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजियस बिलीफ्स विल ऑक्यूपाई एन इक्वल एंड ऑनर्ड प्लेस, मतलब उसे देखिए जो भी उसका रिलीजियस बिलीफ है ना, उसको इक्वल और ऑनर्ड प्लेस मिले, व्यक्ति को मिले, है ना। एंड वी गिवन फुल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड सर्विस, और सबको मतलब क्या हो ग्रोथ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। वी एम एट एंडिंग अनटचेबिलिटी, मतलब ये एम करते हैं कि जो अनटचेबिलिटी छुआछूत है वो समाप्त हो जाए। एंड डूइंग अवे विथ, और दूर किया जाए। डूइंग अवे विथ एक फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है दूर करना, एबॉलिश करना, समाप्त करना। द प्रेजेंट इनइक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड वेल्थ, है ना, मतलब ये बोला जा रहा है कि जो डूइंग अवे विथ है ना, मतलब दूर कर दिया जाए जो प्रेजेंट स्टेटस है असमानता और इसके बाद धन दौलत का। वी आर अपोज्ड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, मतलब हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि कुछ विशेष हाथों में धन संपदा हो, मतलब पावर कुछ विशेष हाथों में। देखिए इन दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी अ पार्ट ऑफ, मतलब ये पूरा का पूरा पैसेज किसका पार्ट हो सकता है। तो ये पैसेज पढ़ के आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे भाषण जैसे कुछ भावना निकल के आ रहे हैं ना, स्पीच दिया जा रहा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है ना, बुक नहीं हो सकता है ना, पर्सनल लेटर भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे स्पीच हो जाएगा, है ना, स्पीच की सेंस आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू, मतलब जो ऑथर है ऑथर के हिसाब से हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज में हर जगह जिक्र किया जा रहा था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, उनके अधिकार मिले। तो देखिए क्रिएट अनइक्वल अपॉर्चुनिटी, अनइक्वल मतलब ऐसा नहीं होगा, है ना। प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब एक व्यक्ति के मतलब फ्रीडम को और प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाया जाए, ये भी नहीं है ना। देखिए इंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री, है ना। अब यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि कंट्री में पूरी तरीके से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को खत्म कर दिया जाए। फेवर द कॉन्सेंट्रेशन, देखिए यहाँ पे जो है ना मतलब इंडिविजुअल, इसका सेंस ये आएगा ना कि मतलब स्वतः एक एक व्यक्ति को क्या हो, मतलब फ्रीडम मिले और प्रॉस्पेरिटी मिले। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। देखिए अनइक्वल अपॉर्चुनिटी तो बनेगा नहीं, है ना। प्रमोट इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति को फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी मिले, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ये तो करेंगे नहीं, है ना। फेवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, आते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखिए द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज विगर मीन, है ना। ये जो विगर मीन है इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब जो होता है फोर्स होता है, ऑप्शन नंबर बी।
अब आगे व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द फ्रेजल वर्ब डूइंग अवे विद। डूइंग अवे विद पैसेज पढ़ते समय मैंने इसको टिक किया था, है ना, इसका मतलब होता है एबॉलिश करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मतलब इसको इसका वॉइस बदलना है ना, और इसको क्या करना है, मतलब सही से देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समवन गिव हर बुलडॉग, मतलब किसी ने उसे बुलडॉग दिया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये गिव है, गिव मतलब पास्ट इंडेफिनिट की भावना आप यहाँ पे आ रही है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है तो वो क्या होता है, वाज मिलता है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे हो सकता है, अभी आगे देखा जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए दूसरा भी हो सकता है। देखिए बाकी ये तीसरा और चौथा ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको वाज नहीं दिख रहा है, ठीक। सी वाज गिवन अ बुलडॉग, ठीक है, ये भी अभी होल्ड करते हैं आगे। अ बुलडॉग वाज गिवन टू हर, तो देखिए सी वाज गिवन, यहाँ पे अब इसका मतलब वो नहीं है, ठीक है। अ बुलडॉग वाज गिवन टू हर, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। मतलब जो नीचे डेटा दिया इससे आपको क्या करना है, ऑप्शन को भरना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें ब्लैंक को भरना है। देखिए द एयर इंडिया, है ना, कंसेंशियल टिकट्स दीज डेज। देखिए जहाँ पे एयर इंडिया की बात हो रही है और दीज डेज मतलब काम अभी भी चल रहा है। जब काम चल रहा है तो इशूड नहीं होगा, है ना। इसके बाद इशूसेस भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। तो इज इशूइंग मतलब एयर इंडिया इस समय इशू कर रहा है कंसेशनल टिकट दीज डेज, मतलब इन दिनों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 33, है ना। क्वेश्चन 33 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। मतलब इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, ठीक है, ही मतलब उसने एडमिटेड मतलब स्वीकार कर लिया, हिज मिस्टेक, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स रूप होगा ये ऐसा होगा कि उसने मान लिया कि उसने गलती किया था। देखिए ही एडमिटेड दैट ही वाज मिस्टेकन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए ही एडमिटेड टू मेकिंग अ मिस्टेक, ये भी नहीं होगा। आगे ही एडमिटेड दैट ही वाज मेकिंग अ मिस्टेक, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, मतलब उसने स्वीकार कर लिया कि उसने एक गलती किया था। आगे सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको इनडायरेक्ट चूज करना है। आई सेड टू हिम लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, ये इसका इनडायरेक्ट क्या होगा आपको कमेंट करना है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड यहाँ पे मतलब ये जो अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, रुकिए ये क्या हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। मतलब कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें सही से पंक्चुएशन का यूज़ किया गया, मतलब जो भी विराम चिन्ह है इसका बिल्कुल सही यूज है। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसको एक्सक्लामेशन के तौर पे लेंगे, देखिए पहले तो दो तरीके से सही हो सकता है, या तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए या तो बीच में कहीं एक्सक्लामेटरी मार्क आना चाहिए, जिसमें से कुछ नहीं तो ये गलत हो जाएगा। आगे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट, है ना, एक्सक्लामेशन मार्क है ना, ब्यूटीफुल पेंटिंग यहीं पर आना चाहिए था, ये भी गलत हो जाएगा। आगे है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट, ये भी गलत हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, रिसीड, है ना। रिसीड का मतलब होता है एक तरीके से पीछे हटना, है ना, मतलब रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना। तो एडवांस का मतलब क्या हो जाएगा, आगे बढ़ना, है ना, फॉरवर्ड होना, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने है फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड, है मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें मीनिंग गलत है। तो देखिए सीज बिल्कुल सही मीनिंग है ना। डिसीव DECIEVE, है ना। देखिए डिसीव की जो मीनिंग है ना, डिसीव की मीनिंग DE, है ना, CIEVE, है ना, ये भी बिल्कुल सही दिख रहा है। डिसीव मतलब धोखा देना। विलीव ये भी सही दिख रहा है ना। रेन का मतलब होता है साम्राज्य, जिसमें सभी ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहे हैं ना। या DE देखिए डिसीव की मीनिंग ना ये नहीं होती, ये होती है DECEIV, है ना। तो ये ऑप्शन होगा डिसीव, ठीक। ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए दिया चूज द करेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल ऑफ अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन किया गया लाइक अ कॉग इन अ व्हील, है ना। लाइक अ कॉग का मतलब होता है एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, मतलब एकदम ऐसे समझ दो ना जिसका कोई महत्व नहीं है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 39। अब यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट वर्ड विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, है ना। पेंचेंट, है ना। पेंचेंट का मतलब होता है एक तरीके से बहुत जो चीज़ों को पसंद कर रहा है उसके प्रति उसका रुझान है, उसको देखने की उसकी इच्छा है ना। तो यहाँ पे पेंचेंट का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा लाइकिंग, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा।
देखिए इस पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 40 तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखा है ना, विस्तार में समझा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आज हम लोग हिंदी और इंग्लिश, है ना, हिंदी एंड इंग्लिश, ये 2 सेक्शन को कवर किए, तो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, अगला जो क्लास होगा, अब देखिए मैंने स्टार्ट में बोला था कि 50 तक हम लोग कवर करेंगे, लेकिन अब हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन डन हो गया, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना चाहिए। देखिए आगे से ना ये रीजनिंग का सेक्शन है ना, इसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होंगे और इंटरपर्सनल स्किल होगा। तो ये जो बचे हुए क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन जो आपके बच रहे हैं ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आपको आज के दिन, है ना, आज का दिन मतलब आज की जो तारीख है ना, 7 अक्टूबर, है ना, 7 अक्टूबर को शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे आपको इसी चैनल पर रात को 9 बजे ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक, तो आप रात को 9 बजे देख लीजिएगा ये वीडियो, है ना। जो बचे हुए क्वेश्चन है 41 से लेकर के पूरे 100 तक का सॉल्यूशन। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मतलब जो ज़्यादा आसान क्वेश्चन होंगे उनका खाली आंसर बता दिया जाएगा, और बाकी जो क्वेश्चन कठिन होंगे उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेटा के साथ, कुछ नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।